अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो आज की वीडियो हम लाए हैं, यू नो दैट वेरी वेल गाइस। तो चैप्टर का नाम है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। ठीक है। तो गाइस समझ सकते हैं, इस वीडियो को आज हम पढ़ेंगे और इसी वीडियो में दो चीज़ें होंगी। एक तो रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, यानी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, समझाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में कर देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। ठीक। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया, यानी स्टेज पर ड्रामा किया गया तो उसे बोलते हैं ड्रामा स्टेज। ठीक। जिसका मौजू यानी टॉपिक था पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। ठीक है। सिपह सालार जो है एक्चुअली में एक हेड होता है, एक तरह से जनरल कह सकते हैं इंग्लिश में, और फौज का हेड होता है। इस ड्रामे में बहादुर शाह जफ़र की ज़िंदगी के हालात पेश किए गए। ठीक गाइस, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दैट वेरी वेल कि किस तरह से है ये मामला। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आमिर ने भी इस ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सब ने तलबा की बहुत तारीफ़ की। तलबा बोलते हैं स्टूडेंट्स। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को मुबारकबाद दी। ठीक है, यानी बधाई दी। आमिर ने कहा, अब्बू, मैं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात यानी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ या चाहता हूँ। कुछ लोग चाहता बोलते हैं, कुछ लोग चाहता बोलते हैं। ठीक। मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक गाइस। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा ये एक लंबी कहानी है। बस यूं समझ लो कि अंग्रेज़ अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए। दाखिल होना यानी एंटर्ड। ताजिर बनकर आए। ताजिर यानी कि बिजनेसमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। अपने मुल्क का माल यहाँ बेचने लगे और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बाज़ यानी कि कुछ हिंदुस्तानी सनअतों यानी इंडस्ट्रीज़ के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मिल्की इंतज़ामात यानी कि जो अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह अपने हाथ में ले लिए। 1837 में जब बहादुर शाह जफ़र को बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत नाम की रह गई थी, यानी कि उनका कुछ चलता नहीं रहा है ना। अंग्रेज़ बादशाह को वजीफ़ा देते थे और हुक्म कंपनी के अफसरों का चलता था। ठीक है। इस आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, यानी आश्चर्यचकित, शॉक्ड, अब्बू तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? बेटा, अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए थे। उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी, अब्बू ने जवाब दिया। आमिर ने फ़ौरन कहा, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फ़ौज भी बन गई? अब्बू ने बताया, नहीं बेटा, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया था। तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी उनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा फ़ौज तो थी, लेकिन बराए नाम। यहाँ बराए नाम का मतलब है नाम मात्र। फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। अब्बू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी। अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह जफ़र को भी अवाम के हालात का इल्म था। इल्म यानी कि नॉलेज। वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। निजात यानी छुटकारा। इधर अवध की बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशवा और तांत्या टोपे वगैरह अपने
अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे थे। तो गाइस, आमिर ने कहा, अब्बू, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेचैनी पैदा हो रही थी। अंग्रेज़ उन हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेज़ों के ख़राब रवैये और बाज़ दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। रुख बोलते हैं डायरेक्शन लिया, यानी कि अगले दिन वो सिपाही लाल किला पहुँचे। बहादुर शाह जफ़र को अपना शहंशाह तस्लीम किया। सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभालें। तो गाइस, देख सकते हैं इसमें एक बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त दिन रहा होगा जब बहादुर शाह जफ़र ने भी अपनी गद्दी को कुर्बानी दे दी। आजकल गद्दी के लिए लड़ाई हो रही है। बहरहाल, इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज अब बहादुर शाह जफ़र की फ़ौज हो गई। आमिर ने पूछा, अगला पेज देखते हैं गाइस। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जिस फ़ौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह जफ़र के साथ हो गई थी। उन्होंने फ़ौज की कमान जनरल बख्त ख़ां को सौंप दी। उनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगा दिया। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? आमिर ने पूछा। अब्बू ने बताया, इसलिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रहीं। अंग्रेज़ अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल यानी कि कंप्लीट हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। जासूस समझ लिए, मुखबिर को भी बोलते हैं। ये दोनों ही वर्ड, जासूस भी और मुखबिर भी, दोनों ही उर्दू अरबिक वर्ड से लिए गए। ठीक है। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म न थी, यानी कि मैं एक ऑर्डर में नहीं थी, है ना। उनके पास वसाइल यानी रिसोर्सेज, ठीक है, की भी बेइंतहा कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई, आमिर ने कहा। गाइस, देख सकते हैं एक मंज़र, इसमें अंग्रेज़ हैं, तोप है, इसमें हिंदुस्तानी सिपाही हैं, सिर्फ तलवार है। तो देखिए, जाहिर सी बात है जंग कैसे जीती जा सकती थी। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है क्या है। देखिए, अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, इस वक्त अंग्रेज़ों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार कर लिया और उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेज़ों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का ज़िम्मेदार करार दिया और जलावतन करके उन्हें रंगून भेज दिया। अपने वतन से दूर, आमिर ने पूछा। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, बहादुर शाह जफ़र को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वह हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी एक नहीं सुनी। बहादुर शाह जफ़र ने यह ख्वाहिश भी जाहिर की कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। अंग्रेज़ों ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। 9 नवंबर 1862 को उनकी वफ़ात हुई, यानी वफ़ात मतलब मौत, यानी वो इंतकाल कर गए दुनिया से, और उन्हें रंगून ही में दफन कर दिया गया। और रंगून गाइस मैं आपको बता दूं, बर्मा यानी नया वाला नाम म्यांमार में है। ठीक है।
आमिर ने पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहादुर शाह जफर अपने वतन आ ही ना सके। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सिपह सालार के मज़ार पर हाज़िरी दी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके बाक़ियात हिंदुस्तान ले जाए जाएं। बाक़ियात का मतलब है कि उनकी कब्र, पूरा कब्र उठा के मिट्टी सहित और उठा के यहाँ पे दफन किया जाए जहाँ पे और बादशाह दफन है। इस तरह बहादुर शाह जफ़र की रहनुमाई में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को कामयाबी से हमकिनार हुई। यानी कामयाबी मिल गई। हमकिनार यानी मिल जाना, ठीक है, कामयाबी से मिल जाना, है ना। उसकी याद में आज तुम्हारे स्कूल में जश्न मनाया गया, ठीक है। अबू, आपने बड़ी अच्छी मालूमात फ़राहम की। मालूमात बोलते हैं इंफॉर्मेशंस। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो भी सुनकर खुश हो जाएंगे, आमिर ने कहा। ठीक गाइस, तो गाइस ये तो थी कहानी, रीडिंग प्रैक्टिस। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से पहले शुरुआत करते हैं ये लफ्ज़ और मायने। मौजू वो मसला जिसे बुनियाद बनाकर कुछ कहा या लिखा जाए, ठीक है। मौजू यानी टॉपिक समझ लीजिए एक तरह से। सिपा सालार, फौज का सरदार। हैरत ज़दा, हैरान। बराए नाम यानी कि ना होने के बराबर, ठीक गाइस। निजात यानी छुटकारा या रिहाई। बगावत बोलते हैं गाइस नाफरमानी या गदर। सरबराही मतलब सरदारी। बदसलूकी यानी कि बुरा बर्ताव। मुनज़्ज़म यानी बाकायदा, ठीक है। वसाइल ज़राए या वसीले की जमा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स, ठीक है। और रिसोर्स कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, सी। उसके बाद गाइस सरेआम यानी अवाम के सामने। गदर यानी बगावत या हंगामा। जलावतन यानी देश से निकाला हुआ, ठीक है। बाक़ियात यानी बची हुई चीज़ें, हड्डियाँ, है ना। हमकिनार होना यानी मिलना, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक गाइस। आगे देखते हैं। फ़राहम करना यानी बहम पहुंचाना या जमा करना, ठीक है। फ़राहम करना यानी जमा करना, मुहैया कराना, ठीक है, एक ही बात है। तो गाइस ये देख लेते हैं गौर करने वाली बात। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो देखिए, गौर कीजिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहादुर शाह जफ़र की रहनुमाई में जिस जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ था उसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने इत्तेहाद की एक गैर मामूली मिसाल कायम की थी। यानी इत्तेहाद बोलते हैं एकता की बात, और गैर मामूली यानी कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, बहुत बेहतरीन वाली एकता दिखाई थी। तो गाइस अब ये आती है हमारी कहानी यहाँ तक। आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया उसका मौजू क्या था। तो गाइस ये सोचिए, सब बताइए और लिखिए, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गाइस क्वेश्चन एंड आंसर की, ठीक है। तो देखिए ये है क्वेश्चन आंसर। तो शुरुआत कर देते हैं यहाँ से हम, और आपको मिल के देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल पहला है, आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया उसका मौजू क्या था। तो जवाब है गाइस, आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया था उसका मौजू पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार, इसका मौजू था, ठीक है। था लिख देते हैं लास्ट में, है ना। उसका मौजू पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार था, ये वाला मत लगाना है, फुल स्टॉप होता है उर्दू का, ठीक। सवाल नंबर 2 है गाइस, मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और कौन कौन लोग जद्दोजहद कर रहे थे, यानी कोशिश कर रहे थे। तो जवाब है गाइस, मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई लोग शामिल थे। उनमें अवध की हज़रत महल, ये एक लेडी थी, है ना, एक तरह से वो भी नवाब की बीवी कह लीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशवा और तांत्या टोपे। यहाँ और मत लगाइए, कॉमा लगाइए, क्योंकि और मैं आगे लगाऊंगा। पेशवा कॉमा तांत्या टोपे, और साथ में कुछ हिंदुस्तानी सिपाही जो अंग्रेज़ सरकार में मुलाजिम थे, ठीक है। मुलाजिम होना यानी उनके यहाँ नौकरी करते थे, ठीक, क्योंकि अंग्रेज़ों की कोई फ़ौज तो अपनी थी नहीं स्पेशल, तो वो क्या थे, कुछ उनके थे और ज़्यादातर हिंदुस्तानी थे, ठीक। सवाल नंबर 3 गाइस, मेरठ के सिपाहियों ने लाल किला पहुंचकर बहादुर शाह जफ़र से क्या दरख्वास्त की।
तो गाइस जवाब है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको जवाब दिखेगा यहाँ पे। मेरठ के सिपाहियों ने लाल किला पहुंचकर बहादुर शाह जफ़र से दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभालें। तो सवाल नंबर 4 है गाइस, ठीक है। अंग्रेज़ दिल्ली पर कब्ज़ा करने में किस तरह कामयाब हुए? जवाब गाइस, अंग्रेज़ों के जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें, यानी हर वक्त हर समय की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म ना थी, यानी कि एक तरह से ऑर्डर में नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, है ना। और उनके पास वसाइल की भी बेइंतहा कमी थी, है ना, यानी बहुत ज़्यादा कमी थी रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या हो सकते थे उस ज़माने में? घोड़े, तलवार, है ना, और गोली बारूद, जो भी 1857 की बात है ये, तो आप समझ सकते हैं। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। सो गाइस, अगर ऐसा होता कि कोई 200 साल पहले जिसने ये जंग देखी होती है, 150 साल का होता, तो वो आंखों देखी हाल बताता, सुनाता, ठीक है। तो और वो यही कहता कि अभी तो मैं कितना ज़िंदा हुआ हूँ, कुछ साल पहले की तो बात है, हालांकि 150 साल हो गए, है ना। लगभग 150 साल। अगला सवाल है गाइस, 5वां, बहादुर शाह जफ़र को रंगून क्यों भेजा गया? जवाब है गाइस, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया और उन्हें सज़ा के तौर पर जलावतन करके रंगून भेज दिया। तौर पर उन्हें बार बार नहीं लिखेंगे गाइस, उन्हें एक ही बार है यहाँ पर, है ना, अलिफ पे पेश है, ऊ पढ़ेंगे, उन्हें जलावतन करके रंगून भेज दिया। सवाल नंबर 4 गाइस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके मज़ार पर किस ख्वाहिश का इजहार किया था? जवाब है गाइस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन के मज़ार पर ये ख्वाहिश की कि उनके बाक़ियात हिंदुस्तान लिए जाएं, यानी हिंदुस्तान लाया जाए, ठीक है। तो गाइस ये था सवालात के जवाबात। तो आप इसको अपनी तरफ से तरमीम कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अब बात करते हैं आगे जो बुक में दिया हुआ है। तो गाइस ये कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब शुरू करते हैं ये वाला पार्ट, जिसका मतलब हम आपको बताएंगे। नीचे दिए हुए जुमलों को सबक के मुताबिक सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। बदसलूकी लिखा है ये वर्ड, मुकदमा मुल्की या मिल्की कह सकते हैं। मिल्की मतलब एक तरह से मिल्कियत होती है ना, मिल्की वही वाला। कमान ये जंग आज़ादी, ठीक है। तो गाइस ये है पहला वाला, मैं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, बच्चे ने जब कहा था, ठीक है। दूसरा है, अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मिल्की इंतजामात अपने हाथ में ले लिए, ठीक है। मिल्की ये वाला वर्ड है, ठीक। उसके बाद गाइस यू नो दैट वेरी वेल, अंग्रेज़ उन हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ बदसलूकी करते थे, ठीक है। चौथा है गाइस, सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभालें। पांचवा है गाइस, बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया, ठीक गाइस। तो गाइस देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। तो पहला है, जो ज़माना गुजर चुका है उसे माजी कहते हैं, यानी पास्ट कहते हैं माजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं, यानी प्रेजेंट, ठीक है। यह लिखा हुआ भी है, बच्चे ने लिखा है किसी ने। तीसरा पॉइंट है, आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक। लास्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट है, नीचे दिए हुए जुमलों में किस ज़माने का जिक्र है, खाली जगहों में लिखिए। तो देखिए गाइस, पहला है, मैं जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। लास्ट में हूँ है आता है, तो उसे प्रेजेंट कहते हैं, यानी हाल, ठीक है। तो हाल ये भी लिखा है, ये भी वही लिखा है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, मुग़लों की हुकूमत नाम की रह गई थी, यानी माजी, थी, था, थे, है ना, रहा, इस तरीके से माजी यानी पास्ट होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पेंसिल से, ये भी लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये सब बातें मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा। तो ये है मुस्तकबिल, ठीक गाइस। उसके बाद देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस, माजी, हाल, मुस्तकबिल कहते हैं कि माजी हाल मुस्तकबिल की दो मिसालें लिखी है। तो मैंने लिखा हुआ है पहला पॉइंट माजी यानी पास्ट के ऊपर,
मैंने कौरमा खाया, कौरमा एक गोश्त हुआ, यू नो दैट वेरी वेल। दूसरा पॉइंट है वो घर आया था, ठीक है, या मैंने राजमा चावल खाया, है ना। तो खाया यानी पास्ट में, पिछली बीते हुए समय की बात हो रही है, तो समझ सकते हैं गुजरा हुआ वक्त माजी होता है, ठीक है। हाल यानी कि मौजूदा टाइम, हाल की बात है यानी कि मौजूदा प्रेजेंट की बात है। वो स्कूल जाती है आता है तो वो प्रेजेंट होता है। मैं उर्दू बोलता हूँ, है या हूँ या रहा है, ये सब आता है तो यू नो ये वो होता है प्रेजेंट यानी हाल। मुस्तकबिल यानी कि जिसमें इंग्लिश में विल लगता है, शैल लगता है, और इसको फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, आने वाला समय, भविष्य बोलते हैं हिंदी में। मैं उर्दू सीखूंगा, गा रहा यानी कि मुस्तकबिल में गा ज़रूर आएगा। वो एक हवेली बनाएगा, गागी गे ये आता है, ठीक। तो गाइस आगे बढ़ते हैं इसी बात की से। देखिए इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरा जुमलों में इस्तेमाल। कदम उखड़ना यानी हमारे सिपाहियों ने दुश्मनों के कदम उखाड़ दिए, ठीक है। डट कर मुकाबला करना। हिंद की फ़ौज, हिंद बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हिंदुस्तान को हिंद भी बोलते हैं। हिंद की फ़ौज ने चीनी दुश्मनों से डट कर मुकाबला किया, ठीक है। एक ना सुनना। जब हामिद पर जुनून सवार होता है, ठीक है, ते अल ज़बरता होता है तो वो एक नहीं सुनता, ठीक है। अब अगला है भारी पड़ना, ठीक है, भारी पड़ना। हमारी फ़ौज दुश्मनों पर भारी पड़ी, ठीक। तो गाइस अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो देखते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों को उनके सही नामों से मिलाइए, यानी कि झांसी की रानी आप देख लीजिए, मैंने मिला दिया हुआ। झांसी की रानी ये हैं, सुभाष चंद्र बोस ये हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, तांत्या टोपे ये हैं, ठीक है। और बाबू कुंवर सिंह ये हैं, और बहादुर शाह जफ़र ये हैं, ठीक है। और बेगम हजरत महल, ठीक है, वो ये हैं, ठीक है। अच्छा गाइस आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, नीचे दिए हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मतज़ाद खाली जगहों में लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, आमिर आज बहुत खुश था, यानी अब ये खुश का हमें अपोजिट यानी कि ये लिखा हुआ है मतज़ाद यानी उल्टा लिखना है, तो दुखी, है ना। बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी के हालात बहुत पेश किए गए थे, तो ज़िंदगी का अपोजिट है यानी मतज़ाद है मौत। सब ने तलबा की बहुत तारीफ़ की, तारीफ़ का मतज़ाद है बुराई। अबू ने जवाब दिया, जवाब का मतज़ाद है सवाल, तो मैंने लिख दिया। अंग्रेज़ अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए। नापाक का मतज़ाद पाक, ठीक है। नापाक यानी गंदा, गलीज़, पाक यानी साफ़ सुथरा, है ना। ऊने औने पौने ज़बर है, औने पौने दामों ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। ख़रीद का है बेच, ठीक है। ख़रीद का फ़रोख्त है, सॉरी गाइस मैं फ़रोख्त लिखते हैं, फे रे वाव और खे और ते, ख़रीद का फ़रोख्त, ठीक है। पहली जंग आज़ादी 1857 पर 5 जुमले लिखिए, तो मैंने लिखे हुए हैं, देखिए। पहला पॉइंट, पहली जंग आज़ादी में मुग़लई हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। पहली जंग आज़ादी ने अंग्रेज़ों को डरा दिया था। तीसरा पॉइंट है, पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ हुकूमत ने गद्दार का नाम दिया, गदर का नाम दिया, गदर, गैन, यह गैन दाल रे गदर, ठीक है। चौथा पॉइंट है गाइस, पहली जंग आज़ादी में बहुत से अंग्रेज़ अफसरों का कत्ल हुआ, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब है पहली जंग आज़ादी में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने डटकर मुकाबला किया था, ठीक है गाइस। तो यहाँ बात ख़त्म होती है, ठीक है। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इससे पहले हमने जितनी वीडियोस डाली हुई हैं, है ना, हर क्लास की, क्लास 7, 8, 9, 10, है ना, जान पहचान, NCERT, नवाई उर्दू सब डाला है, तो उसको देखिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।